Assalamu alaikum. I am Dr. Hira from Madhum E-Learning. Or today I will give brief orientation about coming courses at FCPS and at MCPS. इससे पहले I will start. आप लोगों ने अभी जो परसों एग्जाम हुआ है FCPS का 8 अगस्त को, वो देखा है उसके क्वेश्चंस किसी ने? नहीं देखा? नहीं, वैसे इतना तो इंटरेस्ट लेना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू अपेयर इन फैब 2024, तो यू मस्ट नो कि अभी जो रिसेंट वन एग्जाम हुआ है आप ही के डिग्री का, वो कैसा था। इतने तो इतना तुम रखो नो हाउ, ठीक है? तो जस्ट एक मिनट। कुछ क्वेश्चंस नहीं, काफी पूरा पेपर ही बच्चों ने रिप्रोड्यूस करके शेयर कर लिया है, बट एनीवेज if you are with me, I will keep on adding these questions in your coming modules, no worries. But overall impression ये था कि 2 पेपर्स हुए थे FCPS का, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, और अभी जो केएसए में होना है वो टू सर्टन रीजंस डिले हो गया, बट कमिंग वीक में वो भी हो जाएगा। तो 3 पेपर हुए हैं अभी अगस्त में, तो इट्स मीन 600 न्यू क्वेश्चंस हैं जो पूल में ऐड हो गए हैं। और मैं तो उसको देख ही रही थी सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम दोबारा से क्रैश कोर्स में उनको ऐड करना है और उनको प्रॉपर ऑप्शंस के साथ डालना है। तो मेरा जो इम्प्रेशन ये था कि एग्जाम जो है ना, आप जो FCPS का एग्जाम है या इंक्लूडिंग MCPS भी, वो आप लोगों का एग्जाम थोड़ा सा ना क्लिनिकल है। तो जिसकी क्लिनिकल सेंस अच्छी है ना, विद गुड थ्योरी प्रेपरेशन, उसको कोई नहीं फेल कर सकता इस एग्जाम में, ठीक है? तो आई विल टेल यू हाउ टू इम्प्रूव योर क्लिनिकल सेंस एज वेल, ठीक है? चलें अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर अपना सेशन। सो ये दोनों फ्लायर्स हैं फ्रंट पे। मैडम का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के सिंस लास्ट 5 years we are teaching dedicatedly FCPS and MCPS courses, or recently we have introduced MRCUG courses as well. सक्सेस स्टोरीज तो बहुत ज्यादा है। कंप्लीट जो कंसल्टेंट बन चुके हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, उनका फिगर 550 है, 550। Okay, so let's start about today's agenda. Welcome to the orientation session. और आज के सेशन में I will discuss about FCPS theory, about FCPS practice books to practice single best answers, और बुक्स क्यों नहीं पढ़नी, और अगर पढ़नी है तो फिर उनमें से क्या पढ़ना है, आपकी जो पास पेपर्स की बुक्स हैं वो कौन सी हैं, और आइडियल वर्सेस अ प्रैक्टिकल पॉसिबल वे, 60 days तो नहीं, आप लोगों के पास है 5 months। चले, तो जब FCPS की मैं बात करूंगी तो FCPS में 2 पेपर्स होते हैं, सिंगल बेस्ट आंसर्स होते हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स क्वेश्चंस नहीं होते। मीन्स ये कि आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और 5 ऑप्शंस में से आपने कोई एक बेहतर ऑप्शन चूज करनी है। यहाँ कैंडिडेट की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, उसको ये लगता है कि वो जो 5 ऑप्शंस हैं उसमें से 4 ना गलत होंगी और मुझे उसमें से सही चूज करनी है, लेकिन इसके अपोजिट ही होता है कि वो 5 की 5 ठीक होती हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपने उन सब ठीक में से बेहतरीन चूज करनी है, और यहाँ आप फंस जाते हो थोड़ा सा। और ऑब्वियसली अगर आपको अपने एग्जाम के बारे में अपनी स्टडी नहीं की, उसको पढ़ा नहीं, तो फंस भी सकते हो, लेकिन अगर आप पहले से ही 5 months बिफोर इस पे काम कर रहे हो कि 5 अवेलेबल बेटर ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन क्या है, और नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है, और थर्ड बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो फिर ये आपके लिए जो है एक पीस ऑफ केक हो जाता है, ठीक है? और इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि आपका एग्जाम सिंगल बेस्ट आंसर्स पे होता है और जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो 5 के 5 रॉन्ग भी हों, और उन all 5 wrong options में से आपने less wrong option चूज कर दिया, because when you will read the statement, आप certainly definitely आपने buzzwords बनाने हैं, आपने कोई particular diagnosis बनाना है। अगर वो 5 के 5 options किसी diagnosis के अराउंड है, लेट्स सपोज एक टॉपिक के अराउंड है, तो आपको पता है कि मेरा वर्किंग डायग्नोसिस ये पेन के साथ आई है, ज्यादा पेन है,
पेन ज्यादा होता है अर्ली प्रेगनेंसी में और कम ब्लीडिंग होती है तो टॉपिक ही टॉप पे आता है ना। और अगर ब्लीडिंग ज्यादा और पेन कम है तो मिसकैरेज टॉप पे आ गया। तो फॉर एक्टॉपिक अब आपका डायग्नोसिस बन गया तो उसमें 5 अवेलेबल ऑप्शंस में से मे बी आपकी जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन है टीवीएस वो उनमें मौजूद ना हो, और उनमें से कोई टीवीएस होगी, टीएस होगी, एब्डोमिनल एमआरआई होगी, कोई यूपीटी होगा और कोई सीटी स्कैन होगा, ठीक है। बट फिर भी आप उसको आप कहोगे इन पांचों में से जो सबसे कम खराब है एटलीस्ट वो टीएस ही हो जाएगी ना, है तो स्कैन ही ना, चलो टीवीएस नहीं है तो टीएस सही। तो नो यू नो थिंक लाइक दैट। तो इसी तरीके से अगर आप शुरू से प्रैक्टिस करोगे कि आपने सिंगल बेस्ट आंसर्स में से बेस्ट ऑप्शन चूज करनी है और अगर कोई खराब भी आती है तो फिर मैं कैसे फिगर आउट करूंगी, ये प्रोसेस आपका आपने शुरू से ही ड्रिल करना है। और जब हमारे थ्री मॉड्यूल्स आपके साथ स्टार्ट होंगे तो आई विल कीप टेलिंग यू कि ये इस टॉपिक में आपके एग्जाम में से ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और यहाँ कैंडिडेट ये मिस्टेक करते हैं, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। एंड यू पीपल कीप नोटिंग दीज पॉइंट्स। अच्छा, जो एफसीपीएस में पर्टिकुलरली टुडे आई विल टॉक ओनली अबाउट एफसीपीएस and about MS and MCPS. I will plan other orientation sessions. But अगर मैं OBS की बात करूँ तो जो यूजुअली पेपर 1 होता है ये ऑल अबाउट OBS होता है, और जो यूजुअली पेपर 2 होता है वो ऑल अबाउट गायनी होता है। अर्लियर इट वाज लाइक दिस के मिक्स होते थे, बट सिंस कंसेक्टिव ये जो लास्ट फैब में 2023 में पेपर आया उसमें भी उन्होंने एक पेपर को प्योरली OBS में रखा और एक पेपर को प्योरली गायनी पे रखा, और सेम उन्होंने यही रिपीट किया अभी जो 2-3 दिन पहले एग्जाम हुआ है उसमें भी उन्होंने जो ये पैटर्न था वो जो है रिपीट किया, और मिक्स नहीं किए क्वेश्चंस। पेपर 1 में सारा का सारा OBS है तो पेपर 2 में सारा का सारा गायनी है, बट ऑन एवरेज गायनी के क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी और ज्यादा मार्क्स गेनिंग होते हैं फॉर एफसीपीएस, क्योंकि IMM में वो आपको OBS में टेस्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक्स मैं तो ये एडवाइस करूंगी बेटर टू डू टॉपिक्स डायरेक्टली फ्रॉम द गाइडलाइंस, क्योंकि जो एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट या ड्यू हस्ट है, जो 2 बुक्स आपको बड़ी पसंद है, ये बुक्स अभी तक अपडेट नहीं हुई। मींस 2017 के बाद से ना ये अपडेट नहीं हुई ABM, और ड्यू हस्ट 2018 के बाद से अपडेट नहीं हुई। तो वो सारी गाइडलाइंस जो 2017 के बाद अपडेट हो गई हैं, या ड्यू हस्ट पढ़ने वालों को अगर लगे वो सारी टॉपिक्स जो 18 के बाद अपडेट हो गई हैं, फिर वो कैसे पढ़ेंगे। और अमेजिंगली अगर इन टॉपिक्स को हम सेपरेट करें तो ये तो कोई 80% आपके सिलेबस का बन जाता है पार्ट, कि विद इन लास्ट 6-7 years 80% जो आपके गायनी ओब्स की टॉपिक्स हैं उनकी गाइडलाइन हो गई हैं अपडेट, और अपडेट भी माइनर चेंजिंग्स नहीं है, उनकी फर्स्ट लाइन एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इम्पैक्ट हुई है। तो दैट्स वाई रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक इज नॉट सेफ। आई नो मेजोरिटी ने फिर भी ABM लेनी है, ड्यू हस्ट लेनी है, और एक्चुअली ये इजी तरीका भी है क्योंकि आपको डिफरेंट सोर्सेज से नहीं पढ़ना पड़ता और सिर्फ एक बुक उठाई और वो पेज टू पेज पढ़ ली। बट व्हेन यू विल सॉल्व योर क्वेश्चंस you will feel कि something is missing, कुछ चीजें डेफिशिएंट हैं, लोग कुछ और की बता रहे हैं, आपने कुछ और पढ़ा हुआ है, फिर एक फ्रस्ट्रेशन की फेज शुरू हो जाएगी। आई डोंट वांट दिस फॉर माय स्टूडेंट्स। तो आपको राइट फ्रॉम फर्स्ट डे जब आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो एफसीपीएस की, आपको पता हो कि ये बुक सेफ नहीं है, ये सिर्फ 20% इसमें रिलायबल है, 80% दीज बुक्स आर नॉट रिलायबल। सो बेटर टू अवॉइड देम, डायरेक्टली पढ़ ले फिर गाइडलाइन से। ओके चलिए, मैं इसको बाद में बताती हूँ हाउ वी विल डू दिस, बट एनीवे ये जो बुक्स हैं 10 टीचर, ड्यू हस्ट, होप्स, EBM की, ये बिल्कुल नहीं पढ़नी, ठीक है, क्रॉस करें इनको फिलहाल। और फिर पढ़ना क्या है, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम ग्रीन टॉप गाइडलाइन, डायरेक्टली फ्रॉम नाइस गाइडलाइन, डायरेक्टली फ्रॉम, अब हर टॉपिक पे नाइस और जीटीजी नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मेडिकल डिसऑर्डर के उन पे टॉग आर्टिकल्स हैं और गायनी के भी, वो पे टॉग आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे लिए CPSP के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो ग्रीन टॉप गाइडलाइन है,
आप देखेंगे कनेडियन गाइडलाइंस भी हैं, अमेरिकन गाइडलाइंस भी हैं, ऑस्ट्रेलियन गाइडलाइंस हैं, ठीक है, इवन इंडियन गाइडलाइंस भी हैं। लेकिन अभी तक हम जो सीपीएसपी सिलेबस फॉलो कर रही है वो आरसीओजी मतलब यूके का फॉलो कर रही है, ठीक है। तो हमने ग्रीन टॉप गाइडलाइंस को बेसिक रखना है, और इनकी अपनी भी 2 गाइडलाइंस पब्लिश हुई हैं एनीमिया पे और डायबिटीज पे। तो ये टॉपिक्स फिर हम एनीमिया के और डायबिटीज के फ्रॉम एसओजीपी करेंगे, सोसाइटी ऑफ ओब्स एंड गायनी पाकिस्तान, और ये आपको करने भी चाहिए। तो सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है फॉर सिलेबस कंपाइलेशन वो फिर नाइस है। नाइस के बाद थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन प्रायोरिटी वो टॉग आर्टिकल्स हैं। तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो ग्रीन टॉप गाइड से 50-60% कवर हो जाते हैं, जो 20% अप्रॉक्सीमेटली नाइस से कवर हो जाते हैं, टॉग से 10% कवर होते हैं। बाकी एफएसआरएच, बैश और सर्जिकल जो ऑपरेशंस हैं उनकी कंसेंट एडवाइसेस के हिस्टेरो लैपो की कॉम्प्लिकेशंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड मोस्ट सीरियसली आती हैं आपके एग्जाम में, इनके लिए कंसेंट एडवाइसेस हम करेंगे। और सिन के लिए एनएचएस का काल्पोस्कोपी डॉक्यूमेंट हम करेंगे। 2022 में फर्स्ट टाइम ये बड़ा ड्रामेटिकली अपडेट हुआ था, फिर 2020 में हुआ, अब 2023 में भी हुआ, लेकिन 23 में जो चेंजिंग्स हैं वो बड़ी माइनर सी हैं, मीन्स और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है फॉर थ्योरी। तो अगर आपने 2020 ही की है तो दैट इज सफिशिएंट। तो ये वो एफएसआरएच, बैश और जो कंसेंट एडवाइसेस हैं इनसे आपका 15% सॉल्व होता है, ठीक है। बैश सारा इन्फेक्शन है, सारी एसटीडीज हैं, ट्राइसिप्लस, ट्राइकोमोनास, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, हर्पीज, इनकी जो गायनी की गाइडलाइन है वो हम बैश से करेंगे, और जो ऑन्कोलॉजी है वो हम फिगो की गाइडलाइन से करेंगे। इसके बाद ये इनसे डायरेक्टली ही हम करेंगे। और फॉर योर इज कि आपको डिफिकल्टी ना हो इनको डाउनलोड करने में। क्लास ले रही बाटी के अंदर रखी है अच्छा, तो ना कहाँ थी मैं, मेरा आवाज, हाँ फिगो के बाद उड़ गया दिमाग से। someone can just give me hint where I was. यार तुम सुन भी रहे थे मुझे क्या नहीं सुन रहे थे? हाँ बताओ। सुमेरा, हुमा, रुखसाना, रमशा, वेयर आई वाज। गाइडलाइन की बात कर रहे हैं वो तो मुझे भी पता है। फिगो पे कुछ कहना चाह रही थी और मेरी बेटी ने आगे इंटरप्ट किया तो मैं भूल गई। एनीवे याद आ जाएगा, बता दूंगी। तो बच्चों, हाँ आपकी ईज के लिए ना कि मैंने इनको इनके अलग से ग्रुप्स बना दिए हैं कि सारी मेडिकल डिसऑर्डर की गाइडलाइंस आप मेडिकल डिसऑर्डर के ग्रुप से ना डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन टेक द प्रिंट्स एज वेल, लाइव पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैं आपको इधर उधर खबर ही नहीं होगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑन्कोलॉजी के करेंगे तो इसी तरह ऑन्कोलॉजी की आपको जैसे मिली है, जो शुरू से थे मेरे साथ, जो पॉइनियर ग्रुप है जो आज से 1 मंथ बिफोर स्टार्ट हो गया था। तो इसी तरह बाकी मॉड्यूल्स का भी आपको एक्सेस होगी, आपको पता होगा कि इसमें कितनी ये टॉपिक्स के सोर्सेस की हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके सिलेबस से हो गया। अभी अभी मैंने आपसे बात की है कि आपका एग्जाम सिंगल बेस्ट आंसर्स पे होता है, ठीक है। और फिर मैंने आपसे बात की है कि एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं सिंगल बेस्ट आंसर्स के, एक पूरा का पूरा गायनी पे, एक पूरा का पूरा ओप्स पे है। वो पांचों के पांचों सही भी हो सकते हैं जिसमें से आपने जबरदस्त चूज करना है, वो पांचों के पांचों ऑप्शंस खराब भी हो सकते हैं जिसमें से आपने कम खराब चूज करनी है। और जो स्टेटमेंट आती है ना वो क्लिनिकल भी हो सकती है, लाइक अब आज जो परसों गायनी के क्वेश्चन थे, अगर मैं गायनी के क्वेश्चंस में ही आपको बताऊं ना कि 100 क्वेश्चन हैं, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन ऐसे थे कि दे वर रिवॉल्विंग अराउंड सम वर्किंग डायग्नोसिस। अच्छा, वर्किंग डायग्नोसिस कैसा होता है आपको बता दूं थोड़ा सा, कि दे विल गिव यू सम हिंट फ्रॉम हिस्ट्री कि भाई एचएमबी है, ठीक है। फिर दे विल गिव यू सम हिंट एग्जामिनेशन से कि भाई ये एक मैस है, हाँ,
अब मैच तो हो सकता है ना, फाइब्राइड भी, एडिनोमायोमा भी। अच्छा, फिर दे विल गिव यू हिंट फ्रॉम रिस्क फैक्टर्स कि भाई ये नल्ली है। हाँ, अभी क्या कनेक्शन बनता है, टेल मी, क्या वर्किंग डायग्नोसिस बनता है? HMB, मैस एंड नल्ली, टेल मी। हम्म अब इतना तो बनाओ ना, कर चुके हो IM वर्क, 3rd ईयर, माइट भी 4th ईयर ट्रेनिंग चल रहा है। लाइक एक पेशेंट XYZ आइए आपके पास HMB के साथ, उस चीज फीलिंग मैस, मैस ना भी बोलने बोले तो बोल देंगे प्रेशर सिम्टम्स है ना, यूरिनरी यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन है, एंड शी इज नली, फाइब्राइड है ना, ऑब्वियसली फाइब्राइड। अब आपने फाइब्राइड अपने माइंड में रखा है, इट्स समथिंग इन योर माइंड, समथिंग इन योर माइंड, बट दे विल नॉट आस्क यू के आपने इस फाइब्राइड के, इसका डायग्नोसिस फाइब्राइड करना है, दे विल अब वो ऑप्शंस में क्या देंगे कि फॉर दिस व्हाट यू विल डू, CBC कराओगे, हम्म या डे 21 प्रोजेस्टेरॉन कराओगे, या आप इसका करवाओगे TBS? अब बताओ। अब ये चीजें गाइडलाइन नहीं बताती अनफॉर्चुनेटली, दे विल, ये इस तरह से जैसे हम इंटरनेशनल एग्जाम्स पढ़ते हैं, वो क्लिनिकल क्वेश्चंस नहीं देते, थ्योरेटिकल होते हैं। क्लिनिकल क्वेश्चंस वो क्लिनिकल एग्जाम में जज करते हैं अपने पार्ट 3 में, अपनी उस केस में। बट CPSP के जो एग्जाम्स है, वो जो सिंगल बेस्ट आंसर्स है, उनका भी एक नाम है, उसका नाम है के नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, KBA। इनके जो SB होते हैं वो KBA होते हैं। 40% इनके जो SBAs होते हैं, सिंगल बेस्ट आंसर्स, दे आर बेसिकली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। दैट्स वाई जो FCPS है उसके बारे में मशहूर है कि ये एक अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, क्योंकि इसको पास करने के लिए आपका आपको बहुत सारी सेंसेस अपनी मिलानी पड़ती हैं, वरना एज कंपेयर टू FCPS लिटरली MRCG2 इज फॉर अ स्मार्ट कैंडिडेट इज इजी, बिकॉज ही नोज कि ये गाइडलाइंस है, उनको ऐसे ऐसे पढ़ना है, स्टेप वाइज चीजें आ रही हैं। इस तरह के नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते। अब मुझे कोई बताएगा, वैसे ही मैं, वैसे मेरा मूड नहीं है इसको टीचिंग सेशन बनाने का, बट वैसे ही मैं आई जस्ट वांट टू असेस इसमें से क्या चूज करें। हम्म खतीजा को तो आवाज ही नहीं आ रही। आयशा, खतीजा को बता, मैसेज कर दें कि इनका जो है माइक का इशू होगा। अच्छा, रुखसाना से TBS हो जाए। हम्म TBS हो जाए, CBC जरबा से, बिल्कुल जरबा, आप यू कैन थिंक लाइक दैट कि यार HMB है तो पहले तो हम CBC कराए ना, क्योंकि HMB की गाइडलाइन बोलती है भाई सबसे पहले तो CBC होना चाहिए, है ना, तो हो गया CBC। बट ये यहाँ HMB की गाइडलाइन का स्टेप वाइज तो CBC बनता है। बट टेल मी, शी इज नल्ली, उसको एक और वो उसको एक मैथ है। अब मैथ्स को अब आपका जो छुपा हुआ बजवर्ड है ना, यू हैव टू डायग्नोज एक्चुअली द काज, you are not supposed here to pick the anemia. TBS can change next line of investigation. अच्छा, इसमें जो जो बजवर्ड है ना इस वर्किंग डायग्नोसिस के साथ, ये कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, या हाउ यू विल डायग्नोज इट। Obviously we can't diagnose it through CBS, and neither we can diagnose it through serum progesterone. ये जो वर्किंग डायग्नोसिस है या हिडन डायग्नोसिस है, हम इसको डायग्नोज स्कैन से ही कर सकते हैं। हाँ, हमें साइज भी एक्यूरेटली मॉर्फोलॉजी स्कैन ही बताएगी ना। यहाँ फंस जाते हो, ये अभी एग्जाम क्वेश्चन है एक्चुअली, और इसी तरह के बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मतलब एक पेशेंट है और अगेन यंग पेशेंट है और रिसेंटली मैरिड है, ठीक है, यंग पेशेंट रिसेंटली मैरिड, डिस्प्रोनिया डिसमेनोरिया, आपने किया इसका बायोमेनुअल एग्जामिनेशन और उन्होंने इसकी फाइंडिंग्स भी दे दी हैं कि इसका पर रेक्टल एग्जामिनेशन ठीक है, ओके, नो हेमाटोकॉल्पस, but behind the uterus there is a huge mass, and they know 5 list of चीजें हैं, हॉर्न है, यूट्राइन एनोमली है, एंडोमेट्रियोमा है, पेल्विक किडनी है, what is this। अब आपने, आपकी क्लिनिकल सेंस इधर आएगी
व्हाट इट कुड बी। नाउ टेल मी। वैसे ही पूछ रही हूँ, मैं पेपर नहीं सॉल्व करा रही। मैं सिर्फ ये एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि जो एफसीपीएस है ये किस तरीके से आप जज करते हैं। इनके सिंगल बेस्ट आंसर्स क्लिनिकल होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक किडनी मोस्ट प्रोबेबली, ह्यूज मैस नहीं होता, पेल्विक किडनी छोटी होती है परवा। आगे मेटोकाल्पस होता तो पीआर पे मैस ने पिक हो जाना था। पीआर सेइंग टिल यू नो लेंथ ऑफ वजाइना देयर इज नो मैस। और आपको पता है यूट्रस के पीछे क्या कौन सा मैस हो सकता है? ओनली ओवेरियन मैस। ओवरी मोबाइल आर्गन है ना, एंडोमेट्रियोमा। और वो डिस्मेनोरिया डिस्मेनोरिया भी कराती है। और हॉर्न हो नहीं सकता क्योंकि वो ओवरी के पीछे, वो यूट्रस के पीछे क्यों होगा? इट विल बी कनेक्टेड विद यूट्रस, पैरेलल होगा इससे। ओके, एनीवे, तो होपफुली यू विल गेट द आइडिया कि आपकी क्लिनिकल साइंस का अच्छा होना बड़ा जरूरी है इस एग्जाम को पास करने के लिए। 40 क्वेश्चंस अगर इस तरह के आते हैं तो इट विल इम्पैक्ट योर पासिंग स्कोर। तो आगे चलते हैं। अच्छा, आपकी जो रिकॉल बुक्स हैं, आपकी जो रिकॉल बुक्स हैं उसमें टॉप पे तो आपकी अपनी रिकॉल बुक है, ठीक है, एफसीपीएस की रिकॉल बुक। इसका 4th एडिशन अभी अवेलेबल है, बट ये 2020 तक अपडेटेड है। 23 के जो 5 पेपर्स हैं वो इसमें ऐड नहीं है। आई विल ऐड इट इन इट्स वॉल्यूम 2। इस बुक के बारे में लोगों को बड़ी कंप्लेन है कि इसकी कीज खराब है। एंड आई वंडर व्हाई एन एग्जाम कैंडिडेट is not using his or her own mind. How you people can trust on copy paste option? आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी, आपको लग रहा है कि ये वर्किंग डायग्नोसिस क्या है, आपको पता है कि कैसे मैंने इसको लेके चलना है, आपने 5 मंथ्स इस पे एफर्ट किए। आप किसी भी रिकॉल बुक को बिलीव मी, वेदर इट इज इनसाइट या किसी और भी ऑनरेबल मेंटोर की है, डोंट ट्रस्ट देयर की, इंक्लूडिंग माइन। एक एग्जाम कैंडिडेट को अपनी कीज जब तक बनानी नहीं आती तो हाउ ही विल अटेम्प्ट द पेपर इन एग्जाम। और ये रिकॉल्स तो एक दे आर लाइक जस्ट अ ट्रायर बॉक्स। दे विल गिव यू अ पाथवे कि कैसे आपसे पहले लोगों के एग्जाम्स हुए हैं, कैसे कौन से वो क्वेश्चंस थे गायनी से, ओप से, किसी टॉपिक से। और सीपीएसपी की अच्छी बात यह है कि थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के बाद 60% तक वो पूरे का पूरा पेपर वो रिपीट भी करती है। तो इससे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपकी तैयारी भी ऐसे ही हुई है अकॉर्डिंग टू इन्हीं क्वेश्चंस के लिहाज से आपने खुद को प्रिपेयर किया। डोंट ट्रस्ट द कीज। तो आई हैव वर्कड ऑन कीज एज वेल, लेकिन व्हेन आई वाज अभी रिसेंटली क्रैश कोर्स खत्म हुआ है एफसीपीएस का, तो आई नोटिस्ड कि कुछ कीज ऐसी थी जो शायद मेरे इख्तियार में भी नहीं थी। एक कोमा चेंज होने से नोयत चेंज हो जाती है, स्टेटमेंट और स्टेम चेंज हो जाती है। और सिर्फ एक बजवर्ड को अगर आप ओवरलुक करते हैं तो आपकी की चेंज हो जाती है। तो फ्यू कीज इसमें थी इश्यूज। अगर मैं कहूँ कि 90% केस ठीक थी तो 10% इसको मुझे अपडेट भी करना पड़ा। बट वो अपडेट करने का एक प्रोसेस था, वो एक डिस्कशन होती है लाइक कि आपके ये बज़वर्ड्स हैं, ये आपकी आइडियल की है, ये आपकी सेकंड बेस्ट की अगर ये नहीं है, या ये पॉसिबल एक एक्सक्लूजन की हो सकती है, ठीक है। तो बस हेयर आई विल जस्ट एडवाइस यू पीपल, कोई भी बुक पढ़ो बट हमेशा अपनी कॉमन सेंस, अपना नॉलेज जरूर यूज करना है, जरूर उस पर आर्ग्यू करना है, जरूर उस पर अपनी थिंकिंग प्रोसेस, आपने अपना थॉट प्रोसेस यूटिलाइज करना है। जब आपका ये जो ये जो थॉट प्रोसेस का यूटिलाइज होना है, बेसिकली इट विल लीड यू टुवर्ड सक्सेस। डोंट क्रैम द कीज, नेवर एवर। अगर वो ठीक भी है तब भी, ठीक है। तो कोई भी रिकॉल बुक आपने पेपर या क्वेश्चन के सोर्स के लिए पढ़नी है, नॉट फॉर द कीज, ठीक है। ओके, इनसाइट एफसीपीएस 4th एडिशन। अच्छा, ये वो वाहिद बुक है बेसिकली जो 2010 से लेके 2023 तक आप लोगों को वो जो प्रीवियस पूल है, वो जनरल प्रीवियस पूल आपको प्रोवाइड करती है।
none other book can provide this currently. फिर इंसाइट इनटू आईएमएम है, आईएमएम में की है तो अच्छी बात है, नहीं की तो दोबारा करनी पड़ेगी। और या फिर आईएमएम में की और आज आपको किए हुए 2 साल हो गए हैं तो फिर लास्ट 2 years के पेपर ऐड कर लें। एमसीपीएस 4th एडिशन तो ये भी बेहतर करें, लेकिन इफ यू डोंट हैव टाइम तो you can skip IMM, you can skip MCPS, but you will not skip your own FCPS recalls. ठीक है, सिमिलरली अगर कोई MCPS का है तो वो MCPS जरूर करेगा, फिर वो बाकी चीजें देखेगा। तो आफ्टर नोइंग द सिलेबस के गाइडलाइन से करना है, नाइस से करना है, टॉप आर्टिकल से करना है, ये तो थ्योरी के लिए था ना। दूसरी बात ये कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के 2 सोर्सेज हैं, ठीक है। एक तो प्रैक्टिस बुक्स हैं जो MRCUG2 की प्रैक्टिस बुक्स हैं, और नो डाउट ये प्रैक्टिस बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2023 में आई नोटिस्ड अप्रोक्सीमेटली कोई 15 क्वेश्चंस जो थे वो MRCG बुक्स से रिपीट हुए थे, ठीक है। अच्छा, और बाकी इंटायरली जो रिपीट हुए थे वो आपके अपने पूल से हुए थे, और जो रिपीट नहीं हुए थे वो भी पूल से थे, बट दे हैव एडेड सम अदर ऑप्शंस। बट अगर आपने अच्छे से थियरी पढ़ी है, इस प्रोसेस से गुजरे हो, ये जो आइडियल कीज का, पिकिंग अप बज़वर्ड्स का, और यू नो एक्सक्लूजन कीज का, तो फिर दैट इज नॉट एन इशू, दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू पीपल, ठीक है। तो जो आपने सिंगल बेस्ट आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है तो इट्स बेटर कि आप MRCG2 के बुक से करें, आपकी थियरी अच्छी हो जाएगी इससे। बट आपके वो जो क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं वो तो आपको मिलेंगे नहीं इधर से। और दूसरा, इन बुक्स में भी मसला है, बिकॉज ये बुक्स में तो किसी इंसान ने लिखी है ना, ठीक है, और इंसान उसने लिखी थी 2017 में, तो उसने उसको अपडेट नहीं किया, गाइडलाइन तो अपडेट हो गई। इसी वजह से HIV की, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओब्स को लेकिन काफी चीज इन बुक्स में भी जो है वो रॉन्ग है। मैं ये नहीं कहूंगी रॉन्ग है, मैं ये कहूंगी कि जब उन्होंने इसको लिखा था उस अकॉर्डिंग टू दैट year it was updated, but now when we are reading that book in 2023 it's not updated क्योंकि guidelines has been changed, तो first line things in recommendations अगर चेंज हो गई है तो we have to revise the key, तो it's not safe to again copy paste करनी है ऑप्शन, ऐसा नहीं करना, अपना थिंकिंग प्रोसेस भी यूज करना है, ठीक है। Let me to clear you people, FCPS, doing FCPS is not something which is very easy. इसमें आपकी sleepless nights हैं, बड़ी एफर्ट है, और आप कर भी रहे हो। आप अपनी ट्रेनिंग को देखें, पार्ट 1 इतनी मुश्किल से हुआ, फिर ट्रेनिंग इतनी मुश्किल से, डेजर्टेशन या आर्टिकल्स लिखे, IMM किया, तो ये अब तो सिर्फ एग्जिट लाइन पे खड़े हो ना, तो क्या वो आप एक ये एग्जिट लाइन विल डिटरमिन यू के हाउ सेफ यू आर टू प्रैक्टिस independently in your OPDs, in your hospitals. तो they will test you definitely from all sides. आपकी clinical sense भी देखेंगे, आपकी theoretical approach भी देखेंगे, number of investigations कितनी आप करते हो एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस के लिए वो भी जज करेंगे। जब आप तक सेफ नहीं होंगे दे विल नॉट पास यू, ये हो ही नहीं सकता। और ये इसलिए तो होता नहीं है, लोग बड़े बड़े एग्जाम पास कर लेते हैं, FCPS में क्यों उनको चैलेंजेस पेश आते हैं कि CPSP का अपना एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, ठीक है, सेफ्टी। सो आपने MRCG2 की बुक्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपको लगेगा MRCG2 तो बड़ा प्रेस्टिजियस एग्जाम है, ये लोग तो गलत नहीं हो सकते, ये भी गलत हो सकते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओन एग्जाम। तो ये आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बट ये कोई 20-30 बुक्स हैं, सारी तो करना पॉसिबल नहीं है। आई हैव सिलेक्टेड 4-5 बुक्स एंड उससे इंशाल्लाह आपके जो 15 पॉसिबल क्वेश्चंस भी आएंगे तो यू कैन मेक इट, और नहीं भी आते, थ्योरी इतनी अच्छी होगी फिर भी इनको आराम से कर सकते हो। दूसरा सोर्स, सेकंड सोर्स आपका जो सिंगल बेस्ट आंसर्स का है वो है आपका अपना पूल, और इसमें प्रायोरिटी देनी है तो फिर इसको दें। आपको लगता है कि यू आफ्टर रीडिंग थी डेली अगर 2 घंटे में टॉपिक पढ़ते हैं और प्रैक्टिस बुक से 1-2 घंटे में आप MCQs करते हो या सिंगल बेस्ट आंसर्स करते हो, एंड यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी कि आप अपने क्वेश्चंस, अपने एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं ड्रिल कर रहे, तो फिर ना करें, फिर प्रैक्टिस बुक्स ना करें, फिर अपना पूल करें, ठीक है। ओके, तो ये 2 सोर्सेज हैं सिंगल बेस्ट आंसर्स की प्रैक्टिस से, और बिलीव मी
थ्योरी के साथ करने के साथ अगर ये आप ये दो पूल साथ साथ करते हो ना, तो यू कैन इजीली पास योर एग्जाम। मैं आपको लिख के देती हूँ, तो फेल नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आप अगर मिस करते हो अपना पूल या थ्योरी में मिस करते हो, तो फिर आपको चैलेंजेस पेश आएंगे। अच्छा, अभी हमने सिलेबस की बात की कि सिलेबस में जो मेन सोर्सेज एंड गाइडलाइंस के थ्योरी के लिए और सिंगल बेस्ट आंसर की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स हैं, यहाँ तक क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। क्लियर है, ओके। तो अब ये प्रैक्टिस बुक्स हैं, ठीक है। इन प्रैक्टिस बुक्स में ये सारी अच्छी हैं, ठीक है, बट आई विल रिकमेंड, इफ अगर आप ये सारी नहीं कर सकते, वैसे करने वाले सारे भी कर लेते हैं, मैंने नंबर ऑफ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सारी की हैं, इफ दे आर स्टडिंग फॉर लास्ट 1 ईयर। बट अगर आप अब फैब में एग्जाम देते हो तो हार्डली आपके पास 5 मंथ्स हैं, ठीक है। 5 मंथ्स में आपने रीड भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, हाँ, और आपने रिवाइज भी करना है, और फिर आपने अपने अपने अपना जॉइंट पूल भी करना है 2010 से लेके 2023 तक। तो इन सारी किताबों की लिटरली गुंजाइश नहीं बचती, मतलब मुझे लगता है ह्यूमनली ना पॉसिबल नहीं है, आइडियल जरूर है, बट मैंने पहले ही बोला था प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसमें फिर आई विल सजेस्ट यू कि एटलीस्ट एंड्रयू सीजर कर लें, रेखा कर लें, कैलवानी कर लें, और एंड्रयू सीजर की भी ओल्ड और न्यू दोनों है, दोनों करनी है, ठीक है। और इसके अलावा ब्रेन से क्वेश्चन आए थे ज्यादा इस दफा, कोई 8 क्वेश्चन आए थे, 2023 में आए थे, अभी इस दफा नहीं आए, बट 23 के फर्स्ट हाफ में आए थे। तो ये कुछ किताबें हैं कि अगर आप अमंग ऑल नंबर ऑफ दीज 20-30 बुक्स अगर आप कहें कि नहीं इतनी नहीं हो सकती तो मुझे कुछ बता दें, तो मैंने रिड्यूस करके आपको बता दें। मास्टरिंग से भी 1-2 आए थे, 1-2 आए थे तो फिर छोड़ो, ओके। तो अच्छा, आप इसको 1 गो में कैसे कर सकते हो? 1 गो में करने के लिए ये है कि आपको अपने सिलेबस का पता हो ना, ऑर्गेनाइज कर लें पहले इसको कि ये मेडिकल मटरनल मेडिसिन है, इसमें ये टॉपिक्स हैं, ये मैंने यहाँ से करनी है, इनके मैंने ऐसे हाई क्वालिटी नोट्स बनाने हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें, स्पेसिफिकली नेगेटिव लोगों से दूर रहें। अगर कोई भी आपका सीनियर फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में नहीं पास हुआ, अभी तक स्ट्रगल कर रहा है थ्योरी के लिए, तो वो आपको लाजमी तौर पे आपका मोरल डाउन करने वाला है, आपने नहीं सुनना है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो एक तो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं सोशल मीडिया की, और वो जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं, ये सारी चीजें, और ऑब्वियसली आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, आपकी जॉब में होते हैं नेगेटिव लोग, इवन आपके अपने घर में होते हैं अगर आपकी शादी हो गई है, ऐसे लोगों से आपने 5-6 महीने थोड़ा फासला रखना है, बिकॉज आई वांट कि आप अपना जो माइंड है ना, अपना मेंटल वर्क है, वो सोली ओनली जो है ना, वो आप अपने एग्जाम पे फोकस करें। जब आप खुद नेगेटिव लोगों में रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता, बिलीव मी। ये काम आपने करना है कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, तो इनसे अवॉइड करें, और सब लोगों को माफ कर दें, फैब तक माफ कर दो, फिर बदले ले लेना ठीक है। मैं खुद मैं मेरी 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 अपनी स्टोरी है, एंड आई वाज गिविंग माय पार्ट टू एफसीपीएस। तो आई वाज, मुझे लगता था सारे जिंदगी भर के मसले ना एग्जाम से एग्जैक्टली 6 महीने पहले शुरू हो गए थे। हर बंदा नाराज, हर वो इच्ची बिच्ची वर्किंग प्लेस, एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक हेल। और आई थॉट कि यार मैं इन सब लोगों से ही लड़ती झगड़ती रहूंगी तो फिर मैं पढ़ूंगी कब, और तभी बहुत आ रहा था फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि इफ आई विल यूज माय एनर्जी नेगेटिव थिंग्स, तो फिर कुछ प्रोडक्टिव
नहीं होने वाला। मैंने सबको माफ कर दिया सितंबर 2018 तक और अपना पेपर निकाला और उसी अटेम्प्ट में अपने लॉन्ग कीज जो होते थे वो निकाले। फिर उसके बाद मैं कहा फिर अब मैं आपको देखती हूँ। लिटरली इट वर्क्स। माफ कर दें जो भी लोग आपको तंग करते हैं, ठीक है, जस्ट मूव ऑन। और 100% अपना इस एग्जाम में लगाएं, ठीक है। बाकी प्रेपरेशन प्रॉब्लम्स आएंगे, यहाँ भी एक बड़ा मसला होता है। आप कहते हो आज तो पूरी मैंने ना एंडोमेट्रियोसिस पढ़नी है, पढ़ नहीं सकते पूरी एंडोमेट्रियोसिस, 3 जगह से पढ़नी है, हो ही नहीं सकती। फिर अगले दिन तो होगी नहीं, फिर स्ट्रेस, फिर खुद पे गुस्सा, वो नेक्स्ट डे भी गया इसी गुस्से में, 3-4 दिन डिप्रेशन में, क्योंकि जो इतना आपने टाइट स्केड्यूल बनाया था उसके मुताबिक तो कुछ हो नहीं रहा। देखो अब तुम इंसान हो ना, इंसान हो, घर में मसले भी, बीमार भी हो जाते हो, फैमिली में कोई इवेंट भी हो जाता है जिसको मिस नहीं कर सकते कभी, यार कभी मूड भी नहीं है ना, ठीक है, कुछ लोगों का पीएमएस चलता है। तो इन चीजों को देखते हुए ना स्मॉल डुएबल गोल्स बनाए, ठीक है, बड़े बड़े दावे मत करें, दे एक्चुअली ड्रेन योर एनर्जी। पता नहीं क्यों मैंने ये चीज लिखी है, आई डोंट नो, बिकॉज आई फेस दिस। मीन्स मैं इतना टाइट शेड्यूल बनाती थी और मैं बड़ी बड़ी मैं दुखी होती थी, मैं बस दुखी रहती थी हर वक्त टाइट शेड्यूल बना के, क्योंकि उसने तो पूरा नहीं होना था। तो मैंने कहा मैं क्यों दुखी हो रही हूँ, मैं इतने घटिया टाइट मॉर्निंग बनाई क्यों रही हूँ। Why not to keep things simple? एंडोमेट्रियोसिस कौन सा एक दिन में मेरे कहने से लिख देने से पेज पे हो गई है, मैं इसको 3 दिन लिख दूं, हो जाएगी 3 दिन में, आई विल फील गुड, आई विल गिव सम रिवॉर्ड टू माई सेल्फ। तो लेने तो इसलिए 3 दिन है। फिर आई रियलाइज्ड कि ये बड़ी फ्रूटफुल एक्टिविटी है। तो आप लोग इस तरह से करते हो तो फिर ये मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, ढूंढ दो। तो कैसे आप अपने ये 5-6 महीने गुजारने वाले हो? सबसे पहले अपना सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ से पढ़ना कहाँ से नहीं पढ़ना। उल्टी सीधी किताबें, 10 टीचर, ईबीएम, फर्स्ट, इधर नहीं टाइम वेस्ट करना, ठीक है। और उल्टी सीधी प्रैक्टिस बुक एमआरसीओजी की, जिनको तुमने 35 पढ़ ली, अपना पूल नहीं पढ़ा और वो रिवाइज भी नहीं हुई, इतनी डिप्रेशन होती है इन पर। तो वाइज प्लान यही है कि अपना थ्योरी कंप्लीट करो और अपना पूल कंप्लीट करो, फिर कुछ और सोशल मीडिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल ग्रुप्स। और देखिए अच्छी बात है कि मल्टीपल ग्रुप्स हैं, बहुत हेल्प अवेलेबल है, लेकिन ये जो इतनी सारी हेल्प अवेलेबल है ना, यही इन इटसेल्फ किलिंग है, ठीक है। तो एक अपना किबला बनाओ, कोई एक जो तुम्हें सूट करे अकॉर्डिंग टू योर ओन माइंड, और उसके पीछे लग जाओ। एक ग्रुप से मुराद ये मेरी है, पास तो देखो सबसे ही बंदा हो जाता है, क्योंकि पढ़ना तो आपने, ठीक है, कुछ अच्छे होंगे कुछ कम अच्छे होंगे, बट ये जो मल्टीपल कोर्सेज है ना, ये बड़ा डिजास्टर है। आई फील पिटी फॉर दो स्टूडेंट, ये भी वो भी भाई, तुम वो सब चीजें मिलके तो तुम्हारा तो माइंड एक ही है ना, उसका तो कुछ उम्र, डू वन थिंग, ठीक है। और इसी तरह आपने ना सोर्स भी एक रखना है, डायबिटीज करनी है तो बस नाइस से कर लो, उसको ईबीएम से भी, वीडियो से भी, हर जगह से उसके पीछे पड़े हुए हो, ठीक है, नाइस से कर ले, ऐसे जीते से कर ले। ठीक है, तो आई विल टेक मुझे पता है स्लाइड पे मैंने काफी टाइम ले लिया, मैंने अपनी बातें की, अब किसी कोई मेरे जैसा है तो शायद उसके लिए इफेक्टिव हो, और बाकी शायद लोगों को समझ ही ना आ रही हूँ मैं बोल क्या रही हूँ। ओके, तो बेस्ट प्लान भी बताती हूँ। कुछ बोल रही हूँ। अच्छा, तो हाउ टू मेक द बेस्ट नोट्स, ये स्लाइड मैंने अपने MRCG 2 के सेशन से उठाई है, बात एक ही है। तो बेस्ट नोट्स का तरीका ये है ना, चाहे जो भी आर्टिकल, जो भी सोर्स है आपका, नाइस है, GTG है, टोक आर्टिकल है, साइंटिफिक पेपर है, FSRH है, फिगो है, ठीक है,
ले लो। ओके, सो अभी फॉर बैकग्राउंड अच्छा, मैं बताऊँ एक बात, मैं ना लाइक आई विल सजेस्ट यू कि जिंदगी में कुछ आइडियल प्रैक्टिकल नहीं होता। अगर आपको ये लगता है ना कि वो अच्छे दिन आएंगे जब आप तैयारी करोगे तो आप पास हो जाओगे, अभी ये मसले चल रहे हैं, अभी प्रेगनेंसी चल रही है, अभी लाइक ट्रेनिंग टफ चल रही है, ये सब चीजें ना फजूल हैं। ये जो आने वाला दिन है ना, ये कभी बहुत पीसफुल नहीं आने वाला। जो आपका वर्किंग डे है ना, उसी को आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो एनीवे, कैसे नोट्स बनाने हैं? पहले इंटायर डॉक्यूमेंट को सर्वे करें, ठीक है, लेड पेंसिल से, डोंट यूज एनी कलर। मैंने आई हैव सीन, मैंने आपके स्क्रीनशॉट्स आते हैं कुछ क्वेश्चंस के रेफरेंस में, पूरा का पूरा पेज ही ग्रीन है, येलो है, उस पे बेल बूटे बने हुए हैं। कैसे पढ़ते हो इतने सारे, मतलब इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टफ से नहीं पढ़ सकते ना, तो ऑर्गेनाइज करो या फिर नो। अच्छा, तो आपने क्या करना है, जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है ना, तो इंटायर डॉक्यूमेंट को सर्वे कर लीजिए। मतलब 20 पेज का है, गाइडलाइन के 25। अमन आप ये लेके बैठो, आप चुप करके बैठो तीनों ने। चलो, अच्छा, तो दूसरा काम आपने क्या करना है, जब एक दफा आपने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लिया ना, फिर आपने कलर कोड्स बनाने। बिलीव मी, ये एक ना मैजिकल इम्पैक्ट देगा आपकी प्रिपरेशन पे। लाइक बहुत सारा परसेंटेजेस आने वाली हैं, एंडोमेट्रियोसिस भी खोलोगे, एचएमपी भी खोलोगे, इवन डायबिटीज खोलोगे, बहुत सारी परसेंटेजेस आने वाली है। डोंट रिमेम्बर एवरी परसेंटेज, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो मेजर परसेंटेजेस होती हैं, किसी के इंसिडेंस की होती है, या उसके रिकरेंस की होती है, या उसमें होती है मेजर कॉम्प्लिकेशंस, फीटल या मैटरनल, ठीक है, या अगर वो गायनी का है तो उसकी अपनी स्पेसिफिक है, जैसे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में क्या रिकरेंस है, क्या इंटरवेंशन है, ठीक है, या कोई सर्जरी है उसमें कितने फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो सिर्फ उनको आपने ग्रीन कलर से हाईलाइट करना, ठीक है। अब आपके माइंड को पता है कि ये जो ग्रीन कलर है, दिस इज 5%। व्हेन यू विल सिट इन एग्जाम, यही ग्रीन कलर आपके एग्जाम में क्लिक करोगा, बिलीव मी। फिर आपने ये जो 4-5 प्रैक्टिस बुक्स हैं आपने, जिनका मैंने आपको नाम लिया, मार्क्सजी2 की, आपने ये प्रैक्टिस की। इसमें यू हैव नोटिस्ड के कुछ और डिफरेंट तरीके से बताया गया है कि जो आप मिस कर रहे हो, ठीक है। आपने उन इंफॉर्मेशन को इन योर गाइडलाइन ऑरेंज कलर दे देना, ठीक है। और थर्ड पे जो आपने अपना पूल प्रैक्टिस किया, ठीक है, तो अपने पूल में आपने देखा इस तरीके से आया है, या तो 1 लाइनर लिख दो स्टैटिस्टिक की नोट्स लगा के, या फिर आपको लगे कि ये खुद इन इटसेल्फ की जो स्टेटमेंट है इस गाइडलाइन की, ये रिकॉल है, बट मेक श्योर रिकॉल्स को एक सेपरेट कलर दें। येलो अच्छा कलर है, बड़े जल्दी अपनी अटेंशन गेन कर लेता है, इजी टू रीड है, और चूंकि रिकॉल्स इंपॉर्टेंट भी बहुत है, तो इसको आप चाहें तो येलो कलर दे दें, ठीक है। जेटीटी के रिकमेंडेशंस जितनी भी है पहले 2 पेजेस की होती हैं, यू हैव टू डू देम बाय हार्ट, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपको इम्पोर्टेंट लगे अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको कलर्स दे दें। नाइस में चूंकि रिकमेंडेशंस नहीं है, तो नाइस में फिर आप कलर कोडिंग ही करेंगे, ठीक है। और पूरी नाइस भी नहीं पढ़नी होती, बहुत सारी चीजें उनकी आदत पे होती हैं, और बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन रैंडम होती हैं। वो जैसे ही आप स्क्रीन करोगे या व्हेन यू विल लिसन माय सेशन, तो आपको अंदाजा होगा क्या स्किप करना है, क्या नोट डाउन करना है। बट हाउ टू नोट डाउन, ये 3 कलर्स आपने यूज कर लें। अच्छा, जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो ना, उसको
आप लिखते हो, एक उसका एक माइंड मैप बनाते हो अपने अंदाज में, ठीक है। जैसे अभी अगर इनफर्टिलिटी की बात हुई है तो सबसे पहले मेल फैक्टर में हस्बैंड देखना होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन ओव्यूलेशन की होती है प्रोजेस्टेरॉन की सूरत में, थर्ड वन फिर हम देखते हैं ट्यूब्स कैसी हैं। तो ये स्टेप वाइज किसी भी टॉपिक का आपने स्टेप वाइज एक प्रोटोकॉल बना लिया, उसको लिख लें, क्योंकि गाइडेंस में तो वो पैराग्राफ की फॉर्म में होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो वो सारा तो नहीं रिवाइज कर सकोगे, तो आपने उसको बुलेट्स पॉइंट्स में या 1 2 3 करके कर दिया। और जो मेरी स्लाइड्स है इन इटसेल्फ, मैं अगर नटशल ये बोलूँ, वही एक्चुअली अच्छे नोट्स बन सकते हैं। आपके उनका स्क्रीनशॉट्स लेके उनका पीडीएफ बना के उनके प्रिंट आउट ले लें। अच्छा, तो इस तरह करके आपने पहली इन्वेस्टिगेशन सीमन एनालिसिस है, दूसरी ओव्यूलेशन है, तीसरी ट्यूबल है, और सब कुछ ही सही है। तो फिर अनएक्सप्लेन्ड है तो फिर क्या करना है, करना है। इस तरीके से आप अपने अपने फ्लो शीट्स, एल्गोरिथम्स, टेबल, द वे सूट्स यू आप बना लें। तो इससे अब आपके बड़े अच्छे नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। या तो सेपरेट बना लें लिख के, या उसी जो आपकी डायबिटीज की या एसओजीपी है उसी पे लिख लें, उसी पे कलर कोड कर लें। क्योंकि सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे तो इंटायर पेज टू पेज गाइडलाइन तो नहीं पढ़ोगे, सिर्फ यही पढ़ोगे ना जो आपने हाईलाइट किया है, ग्रीन, ऑरेंज और येलो, और आपके स्टिकी नोट्स या माइंड मैप्स, और यही याद रहते हैं एग्जाम में रिवीजन के वक्त, ठीक है। तो दिस इज द वे यू मे टेक योर नोट्स व्हाइल लिसनिंग माय सेशन या एनी अदर पर्सन सेशन, ठीक है। फिर अभी कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे इनफर्टिलिटी के नोट्स बनाए जा सकते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी की जो इम्पोर्टेंट फीमेल काजेज हैं, सेकेंडरी की जो फीमेल काजेज हैं, मेल फैक्टर में एफएसएच 3 तरीकों से बिहेव करेगा या अनएक्सप्लेन्ड होगा इन दोनों में, तो इसकी क्या स्टेप वाइज प्रोटोकॉल है। इस तरह के अपने शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह मेडिकल डिसऑर्डर तो बहुत लंबी लंबी गाइडलाइन है, बट जो आपके एग्जाम में टेस्ट होना है यही होना है ना कि प्रायर टू कंसेप्शन ऑप्टिमाइजेशन इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर की क्या है, क्या कट ऑफ इसकी HbA1c है, हाइपरटेंशन है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, इको है, ठीक है, या जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी अगर एस्थमा की बात हो रही है, या एपिलेप्सी में कब फिट्स का के मुताबिक आपने डिसाइड करना है कौन सी सेफ एंटी एपिलेप्टिक्स है। प्रायर टू कंसेप्शन यू विल नोटिस हर डिसऑर्डर पे कुछ ना कुछ तो है बच्चों, है थैलेसीमिया में है, सिकल सेल में है, किसी में MRI है, किसी में इको, बहुत सारी चीजें हैं जो उस डिसऑर्डर पे स्पेसिफिक है। तो जब आपने पूरा मेडिकल डिसऑर्डर मॉड्यूल कर लिया ना, फिर आपने 5-6 अपने अलग से डेडिकेटेड पेजेस रखने हैं जो कंपैरिजन के लिए होंगे, जो क्विक रिव्यू के लिए होंगे कि ये इस मेडिकल डिसऑर्डर में प्रायर टू कंसेप्शन मेरे चेक्स ये हैं, ठीक है, बुकिंग पे ये चेक्स हैं, मोड ऑफ डिलीवरी में कोई 38 पे डिलीवर हो रही है, कोई 41 पे हो रही है, प्रीवियस आएंगे वो कोई 35 पे हो रहा है, ऑब्सकोली हो रही है, कोई 39 पे हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं, IUGR है, सर्वेयर या डॉपलर के मुताबिक कोई 32 पे या उससे पहले, बहुत सारे चेक्स हैं। तो मोड ऑफ डिलीवरी सबका एक ही दफा हो जाए तो बेहतर नहीं है, आपके माइंड में इतनी ज्यादा उलझने नहीं रहेंगी। तो यू कैन मेक योर नोट्स इन दैट वे कि सारे के सारे मोड ऑफ डिलीवरी आप देख लो जितने भी ओब्स में इम्पोर्टेंट है, सारा के सारा टाइम ऑफ डिलीवरी सबका आ गया, सबके प्रायर टू कंसेप्शन चेक्स आ गए। लेबर प्रोटोकॉल एक तो नॉर्मल पेशेंट का आ जाता है, इस पे हम नाइस पढ़ते हैं, लेकिन मेडिकल डिसऑर्डर का अलग प्रोटोकॉल है, एस्थमा का, कार्डियक का, डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, एपिलेप्सी का, ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल्स सबके लेबर में एक ही दफा रिवाइज हो जाए तो कंपैरिजन में आपको भूलेगा नहीं, पता फिर क्या होता है, PPH एस्थमा का मिक्स हो जाता है कार्डियक के एस्थमा से, एक्रिटा का PPH मैनेजमेंट मिक्स हो जाती है टोनी के PPH से, तो सबकी PPH मैनेजमेंट अगर कंपैरिजन में करोगे इट विल नेवर मिक्स। और एग्जाम में यही तो वो टेस्ट करते हैं, यही तो बज़वर्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरह एनेस्थीसिया, किसी में एपिड्यूरल आ रहा है तो किसी में GE आ रहा है, और एंटीकोगुलेशन के हिसाब से तो एक और दुनिया है। तो इस हवाले से आप कंपैरिजन, आप अपने एल्गोरिथम्स बनाए, माइंड मैप्स बनाए। पोस्टनेटल सब दवाइयां तो नहीं देनी ब्रेस्ट फीडिंग में, है ना, और सब कॉन्ट्रासेप्शन भी हर बीमारी में नहीं है,
किसी में ओसीपी देनी है नहीं देनी, सबके सब। अगर जो पर्टिकुलर टू प्रेगनेंसी कोई डिसऑर्डर था, उसकी रिकरेंस डिफरेंट है, जीडीएम की या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की, ओब्स कोली की, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई स्पेसिफिक चेक्स हैं वो देखें आप। और ऑब्वियसली जब इस तरह से आपने मैटरनल मेडिसिन डिसऑर्डर ऑर्गेनाइज कर लिया, लाइक डायबिटीज का हो गया, इधर एनीमिया का हो गया, इधर हाइपरटेंशन का हो गया, इधर एपिलेप्सी का हो गया, इधर एस्थमा का हो गया, तो आपने वो टॉपिक तो पढ़े ही हैं इंडिपेंडेंटली जो उनका राइट बनता था, बट आपने सबके चेक्स अलग फटाफट कंपैरिजन के लिए अपनी माइंड में बना लिया, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो एग्जाम से पहले जो आपका एक दिन है, उसमें अगर आपको कोई कहे मेडिकल डिसऑर्डर रिवाइज करो, आप इसके लिए लोगे कोई 2-4 दिन, और फिर आपका टेस्ट लिया जाए कि अब आप इस पे एग्जाम दो, आपके डेफिनेटली फिर भी कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाएंगे। बट अगर आपने ऐसे अपने नोट्स बनाए हैं, अगर मैं कहूँ मेडिकल डिसऑर्डर एग्जाम से पहले रिवाइज करो, आप 2 घंटे में रिवाइज कर लोगे, और येट यू विल नॉट मिस, यू विल नॉट ड्रॉप एनी क्वेश्चन, बिकॉज आपने वो जो तंग होना था ना जिन चीजों में, आपने बड़ा क्लियरली उनको ऑर्गेनाइज कर लिया पहले। अरे यार ये तो डायबिटीज है, इसमें तो ये डीएसएल कट ऑफ है, ये लिखी तो भी आराम से रिवाइज होगी 4 to 7 है। हाँ हाइपरटेंशन है, इसमें तो 160-110 कट ऑफ है, ये सिवियर हाइपरटेंशन है, नहीं ठीक होती डिलीवर करो, इससे कम है तो ठीक है, इसको लैबेटोलोल पे मैनेज रखना है, कितना 135-180, ओके फाइन। अच्छा ये अस्थमा, इसकी एफबीसी ये है, एपिलेप्सी का क्राइटेरिया कितने पहले दिन पहले इसके फिट्स, सब दिनों पहले फिट्स पड़े हैं, ये ठीक है नहीं है। तो इस तरह आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। बात सिर्फ मैटरनल मेडिसिन में नहीं है, जब भी हम कोई मॉड्यूल शुरू करेंगे तो बिफोर मॉड्यूल आई विल गिव यू नो 2 to 3 जो स्लाइड्स होगी वो इन्हीं चीजों पे होंगी, ठीक है। कि इसमें क्या पॉसिबल आपके इश्यूज आने वाले हैं, और आफ्टर व्हेन वी विल एंड दैट मॉड्यूल अगेन वही दोबारा स्लाइड्स रिवाइज होंगी कि आपने ये टॉपिक्स नहीं मिस करने, इधर नहीं फंसना, इधर ऐसे आएगा, इधर ऐसे आएगा, तो इट विल मेक योर लाइफ इजी। मतलब आप इसे बोल सकते हैं एक सीमलेस स्टाइल है, लाइक थ्योरी साथ साथ पढ़ रहे हो तो यू नो कि इसमें पास पेपर्स में क्या आ रहा है, और you people will be lucky enough, I must say, because the person who is teaching you, that he or she has already compiled your food in the Palm of Insight series. I can clearly recall कि 2010 में इस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन आया था, 15 में क्या आया था, 2020 में क्या आया था, अभी क्या है, और नॉट ओनली फॉर एफसीपीएस बट एमएस में क्या है, एमसीपीएस में क्या है, आईएमएम में क्या है। तो आई डिजाइन माई स्लाइड्स, सिर्फ वो क्रैमिंग नहीं होती कि नाइस ने ये बोला ये कर लो, तो आई डिजाइन योर स्लाइड्स अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, ये आपको कहाँ टेस्ट करेंगे, कहाँ आपको चैलेंजेस होंगे, और इससे पहले क्या आया। तो एक ही गो में आपकी जो थ्योरी है और एक ही गो में आपके जो आपके एग्जाम का में जैसे एग्जाम क्वेश्चंस आए हैं वो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और व्हेन यू विल आफ्टर डूइंग थ्योरी 3 months में वी विल कंप्लीट इंशाल्लाह, व्हेन यू विल स्टार्ट योर पास्ट पेपर्स alone or with us in our crash course, तो you will see कि ये वो क्वेश्चंस कोई एलियन नहीं है, you have heard somewhere, ये चीजें आपने पहले कभी सुनी है, जबकि अगर कोई प्लेन पढ़ता है इन चीजों को खुद से तैयारी करके तो शायद उसको ये फीलिंग ना आए, उसको वो चीजें नहीं लगेंगी। एनीवे सो ऑन्कोलॉजी में भी इसी तरह स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, सबके सर्वाइवल, सब में मोस्ट कॉमन रूट क्या है, सब में मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेट्स क्या है, सबकी रिकरेंस कैसे ठीक करनी है, आपने जरूर एंड पे सब इन पांचों के पांचों कैंसर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। और आई विल सजेस्ट यू के मेडिकल डिसऑर्डर का एंटायर मॉड्यूल सेपरेट बना लें, और उसमें जो छोटे छोटे डिसऑर्डर्स है उनके स्मॉल फोल्डर्स बना लें, ठीक है, टॉपिक वाइज स्मॉल फोल्डर्स बना के फिर उसको एक बिग मॉड्यूल में अटैच करें। लाइक ये आपका एक फोल्डर है, ठीक है, ये आपका पूरा एक फोल्डर है, आपने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपनी डेस्क पे। इसमें फिर छोटे छोटे जैसे होती है ना
फाइल्स, अगर आप पेपर वर्क करते हो, मे भी ना भी करते हो, नहीं करते तो अब करना शुरू कर दो। तो ये आप इसको जितने भी डायबिटीज के आपके नोट्स हैं, ठीक है, और डायबिटीज की 2 गाइडलाइन, एसओजीपी की और नाइस की, और जो आपके 3-4 पेजेस हैं आपका माइंड मैप है, वो आपने इस फोल्डर में लगा दे, ठीक है, पहली दफा रीड करने में। हाइपरटेंशन का ये, लेट्स सपोज उधर एपिलेप्सी का, तो ये सारा के सारा आपका मेडिकल डिसऑर्डर का फोल्डर है, इसमें आपने नोट्स बना के ऑर्गेनाइज करके इसमें अटैच कर दिए। और जब आपने इसको रिवाइज करना है, आपने सिर्फ हाइपरटेंशन उठा लिया, आपने आईजीआर उठा ली और ऑल डन। और अब आपने इसको दोबारा थोड़ी ना पूरा पढ़ना, अब आपने अपने ग्रीन, येलो, ऑरेंज हाइलाइट्स वही पढ़ने हैं ना, और या आपने जो ऑर्गेनाइज किए हैं स्टेप वाइज प्रोटोकॉल्स, अपने माइंड मैप्स, एल्गोरिथम्स विद मी, विद माय सेशंस जो आपने राइट डाउन किया वो, या इवन मेरी सेशन स्लाइड्स, उनको आप सेव कर लो और पीडीएफ बना के एज इट सेल्फ उसको जो है लगा दो इन फाइल्स में, वो तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। बट मेक श्योर जो रिस्पेक्टिव टॉपिक है ना वो उसके रिस्पेक्टिव फोल्डर में ही हो। डोंट डू दिस कैंसर उठा के तुम लगा दो यूरोगाइनी में, इससे तंग होंगे, फिर कैसी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। फिर आप चाहें तो छोटे छोटे फोल्डर्स ना टेलीग्राम पे बना सकते हैं अपने, जस्ट अपने, लाइक डायबिटीज का आपका फोल्डर है, माई फोल्डर है डायबिटीज, तो आप इन्हीं के जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं इनकी तस्वीरें लेके उसमें डाल दें, अपने पेजेस, अपने एल्गोरिथम। और व्हेन यू आर फ्री, आपके पास मोबाइल तो हर वक्त है, आप उसको ओपन कर लें, रिवाइज कर लें। मेक श्योर जो टॉपिक आपने आज पढ़ा है ना उसको आप रिवाइज करें, और इसमें गैप जो है ना 14 डेज से ज्यादा ना, ठीक है, 14 डेज के से ज्यादा गैप ना आए। आफ्टर एवरी 14 डेज जो नया टॉपिक आपने पढ़ा यू हैव टू रिवाइज। आप अपना सिलेबस कंपाइलेशन करते रहोगे इन 3 मंथ्स में, ठीक है, बट जो ये रिवीजन है ना आपकी अपनी, ये साथ चलती रहनी चाहिए। बट लेट्स सपोज अगर 3 मंथ्स पे हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो मेरे हिसाब से वो फर्स्ट रीड कंप्लीट हुई है, तो क्या आप भी अपनी सेकंड रिवीजन 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट करोगे? और जबकि आपने पास्ट पेपर्स भी इतने सारे करने हैं और रिवीजन भी है आपकी प्रैक्टिस बुक से, फिर ये ठीक नहीं है। फिर आप रिवीजन आपने बहुत अर्ली स्टार्ट करनी है। तो इसका एक ही गोल है, हर वो टॉपिक जो आपने, कोई नया टॉपिक जो आपने पढ़ा है, आपको आपने उसका रिमाइंडर सेट करें, आप उसका किसी भी तरीके से कहीं नोट डाउन करें, वो आपने आफ्टर 14 डेज रिवाइज करना ही करना। तो इसका मतलब है कि आज आप अगर स्टार्ट करते हो तो राइट आफ्टर 2 वीक्स आपकी रिवीजन स्टार्ट हो गई है। नए टॉपिक तो करने ही हैं। आज आप 2 घंटे पढ़ते हो तो 14 दिन के बाद आपने 3 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा रिवीजन के लिए तो रखना है ना, ठीक है। तो ये आपने जरूर करना है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? रिवीजन कैसे करनी है? आईफोन कंज्यूम खरीदा एडवांस चार्जिया राइट इन द चैट बुक्स। नहीं समझ आई, मैं उसको प्रेम्पल टाइम दूंगी। व्हेन वी विल स्टार्ट आवर लाइव सेशन फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूल का अपना इतना बर्डन होता है, तो फिर ये बातें शायद दोबारा ना हो पाए। ओके, so this is the way you can make your productive and high quality notes. अगर कोई मुझे कहना यार पास कैसे होना है, तो मैं इसे कहूंगी आपने पास नहीं होना, मतलब डोंट थिंक यू विल बी पास। आपने डेली ये 3 घंटे ऐसे गुजारने हैं और बस ऐसा आपने 5-6 महीने तक करना है, फिर आप देखें क्या आउटकम आता है। डेफिनेटली ये जो बिग गोल्स होते हैं वो एक दिन में बिग काम करने से तो नहीं होते, वो डेली कंसिस्टेंटली छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही होते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा फिर मैं आपको दिखा दूँ नोट्स हो गए। Someone is asking about how to join the course.
आई नो मेजोरिटी तो पहले ही कोर्स में है, लेकिन फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको अब लग रहा है, जिनको फील हो रहा है कि दे शुड ज्वाइन, तो फॉर देम दिस इज आवर नंबर। अच्छा, तो सिलेबस कंपाइलेशन एक बड़ा टास्क है, 50% तो सिलेबस कंपाइलेशन ही टास्क है। नई स्लाइड नजर आ रही है मेरी, FCPS MS MCPS सिलेबस कंपाइलेशन की। अब रुखसाना, जो मैं बताऊँ ना कितने घंटे स्टडी करना है, एक्चुअली इसको क्वालिटी आवर्स आप पूछें कि क्वालिटी आवर्स कितने स्टडी करने हैं। अगर आप सारे दिन टीवी पे देख रहे हो, बच्चों को भी देख रहे हो, ऑब्वियसली टाइम लेते हैं बच्चे, और बाकी घर के काम काज कर रहे हो, तो फिर ये क्वालिटी टाइम नहीं है, ये एक डिस्टर्ब टाइम है। अगर आप क्वालिटी टाइम की बात करो ना, अनइंटरप्टेड, तो it should be at least for FCPS, for FAB 2024, when you have to read, a huge syllabus, and you have to drill the questions and have to revise everything again and 2 to 3 times. इसके लिए आज से onward 3 hours तो मिनिमम है। गाइडलाइंस में क्या पढ़ना है? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, तुम गाइडलाइन ना पढ़ो, डोंट रीड द गाइडलाइंस, लिसन माय सेशंस। मेरी सेशंस सारे गाइडलाइन से कॉपी पेस्ट होते हैं, जो चीज मुझे आपके एग्जाम के लिए हाथ से अच्छी लगती है। ये बिल्कुल एक सिंपल शॉर्टकट वे है, डू नथिंग, जस्ट टेक माय सेशन, लिसन मी। और उससे भी मजे की बात यह है कि जो कि शायद मुझे करनी नहीं चाहिए, इससे कोर्स की प्राइवेसी ब्रेक होती है, बट आई नो कि तुम लिखते नहीं हो, तो टेक द स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट्स लो, उसका एक फोल्डर बनाओ, लगा करा लो प्रिंट उसको, या हाथ से लिख लो, या वही स्क्रीनशॉट्स उठा के अपने माई फोल्डर डायबिटीज में डाल दो। इफ आई एम टीचिंग यू अबाउट डायबिटीज, तो फिर दोबारा सेशन सुनना मुसीबत होता है। अभी 6 घंटे का एक पूरा सेशन सुना है, फिर दोबारा 6 घंटे नहीं सुन सकते, ठीक है। सिमिलरली मैंने बोला ना, आपने 200 की गाइडलाइन एक दफा तो पढ़ लिया, दोबारा तो नहीं पढ़ सकते, दोबारा तो हाईलाइट्स ही पढ़नी है। करने को इतना कुछ है बच्चों, आपने ना सेंसिबल होके करना है। हम जब बहुत दूर चले जाते हैं तो जाने में तो कोई मसला नहीं है, चलते रहो, वापस भी तो आना है, तो पढ़ने में तो कोई मसला नहीं है, पढ़ते रहो, शास पढ़ लो सारी की सारी, या BBMD हुआ सारी गाइडलाइन, वापस भी तो आना है। तो तुम चलते ही रहोगे फरवरी तक, तुम वापस नहीं आओगे, मतलब रिवीजन नहीं हो पाएगी। जब आपके जहन में ये भी है कि वापस भी आना है, तो फिर ज्यादा दूर नहीं जाओगे, उतना ही जाओगे जितना तुम्हें पता है कि दूसरा फेरा भी लगना है। तो इतना दूर ना निकल जाना कि ऑन्कोलॉजी पूरा महीना ले जाए, हर जगह से पढ़ लो, फिर रिवाइज नहीं होगी, फिर इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो जाएंगी, इतनी सारी गाइडलाइंस और चीजों का मुरक्कब बन जाएगा, आपका कोई प्रोटोकॉल नहीं बनने वाला, ठीक है। तो आई डोंट डू दिस, एग्जाम फोकस्ड स्टूडेंट, लिसन मी, आई विल हेल्प यू। आपके एग्जाम में कैसा आता है ऐसा ही आएगा। आप चाहें तो फीडबैक कैंडिडेट से सुन पढ़ लीजिएगा, जो पेपर दे के आए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया, बट वो पेपर दे के आए हैं, शायद मेरे पास होंगी, जस्ट anyway, but I was about to show. Yes. अच्छा देखो, दिस इज जनरल गाइनी मॉड्यूल, तो इसमें मैंने डिटेल लिखती हैं कि GTG PMS की है, जो 2017 में आई है, 12 में क्रोनिक पेल्विक पेन की आई है, नाइस गाइडलाइन आई है 2021 में, ठीक है। तो है ऑन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसके 1-2 टेबल्स करनी है, पूरी नहीं करनी। PCOS पे है, इसके बाद लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं PCOS की, इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज की GTG भी और टोग भी है, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम PCOS पे भी टोग है, ओके। फिर एंडोमेट्रियोसिस की एशर है, फिर एडिनोमायोसिस का टोग है, फिर इसी तरह यूट्राइन फाइब्राइड का टोग है, इसके बाद यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन पे जो है इसका एक डॉक्यूमेंट है, फिर MRKH पे एक टोक आर्टिकल है, फिर इसी तरह जो आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस हैं इस पे एक टोक आर्टिकल है, फिर कंजेनिटल यूट्राइन एनॉमलीज पे टोक आर्टिकल है जो हम यहाँ से करेंगे, या आप ये कहेंगे जो मैं जहाँ से आपको करवाऊंगी इन माई स्लाइड्स,
are in my session. HRT पे नाइस की गाइडलाइन है और एक तो आर्टिकल है अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग पे, और एक थर्ड भी है जो कि ऑन्कोलॉजी में करेंगे कि HRT मैलिग्नेंसीज में कैसे देते हैं। फिर एशर की गाइडलाइन प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी पे है, इम्पोर्टेंट फॉर FCPS। फिर अर्ली ओवेरियन एजिंग पे है, फिर रिसोटिज्म पे है, ठीक है। ऑन हाइपरप्रोलेक्टिनोमा एनीमिया है, फिर स्पोर्ट्स गायनेकोलॉजी है, ट्रांसजेंडर है, फिर फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन है, ठीक है। फिर ओवेरियन टॉर्जन पे है, फिर एफसिस पे है, फिर एक्सेसरी कैविएटेड यूट्राइन मालफॉर्मेशंस पे है, फिर सेक्सुअल डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स पे है, फिर कॉक्शियस पबर्टी पे है, फिर बहुत पूछते हैं FCPS पे, फिर एंडोमेट्रियल पोलिप पे है, कितने साइज का निकालना है, कितने पे नहीं निकालना, बहुत सारी बातें हैं, बट वी विल रिलाई ओनली ऑन टोल्ड कब निकालना है कब नहीं निकालना है। एडेनेक्सिस इन प्रेगनेंसीज पे है। तो ये पूरा आपका जनरल गाइनी है। अब आपको पता है कि जनरल गाइनी में मेरी जो लाइक टॉपिक्स हैं वो ये हैं, ये टोटल कितने 21 टॉपिक्स हैं लेट्स सपोज, एंड यू नो कि इनका सोर्स क्या है, अपडेटेड सोर्स, ठीक है। इस पे आपका एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, आई थिंक C3 C4, उसमें ये सारे इनकी ओरिजिनल गाइडलाइंस है। इफ यू फील लाइक टू रीड देम you can easily read them, you can take their PDFs. Yeah, when I will cover general gynae, I will cover all these topics जो important है, जो आपके एग्जाम में आता है। You will listen जनरल gynae 2 दिन में खत्म, लंबे लंबे सेशंस होते हैं 3-4 घंटे के बाद, ऑल डन, ठीक है। फिर अर्ली प्रेगनेंसी, इसमें ये टॉपिक्स हैं 5 टॉपिक्स। फिर सब फर्टिलिटी में 8 टॉपिक्स हैं, ये इनके सोर्सेज हैं। फिर यूरोगाइनी के 8 टॉपिक्स हैं इनके सोर्सेज हैं। फिर ऑन्कोलॉजी के ये 11 टॉपिक्स हैं। फिर सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन के ये टॉपिक्स हैं। कॉन्ट्रासेप्शन एक्सरसाइज से करनी है, बट सारी नहीं, एक्सरसाइज खुद ही 1000 पेज की है। हम जो हमारे एग्जाम में आते हैं टेबल्स एल्गोरिथम्स, बस वो करेंगे, 900% कवर भी हो जाता है। एंटीनेटल केयर पे ये 11 टॉपिक्स हैं। इसके बाद फेटल इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी में ये 8 टॉपिक्स हैं इनके सोर्सेज हैं। फिर मैटरनल मेडिसिन जो कि जहाँ से हम स्टार्ट करें, ठीक है, जैसे डायबिटीज की नाइस है। फिर डीके का टोग आर्टिकल ही आता है, फिर इंसुलिन पंप्स का टोग आर्टिकल है, नहीं आता। तो इसके अलावा जो SOGP भी है हमारी ना, HOGP गाइडलाइन हाइपरग्लाइसीमिया की, वो इसके साथ करेंगे, बट आई विल नॉट रीड you people SOGP सारे के सारे and diabetes नाइस सारे के सारे। I will compare these guidelines from preconception period, in antenatal period, how to conduct the labor, contraception अच्छी कैसी है, क्या इनका अगर recurrence होना है, अगर gestational है, that's all, और क्या आपके एग्जाम क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो only 3 and 4 slides sufficient। और फिर साथ में जब आप कंपैरिजन कर लेंगे कि SOGP में क्या डिफरेंस है और नाइस में क्या डिफरेंस है, तो फिर वो SOGP अलग से थोड़ी ना पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर एपिलेप्सी, स्ट्रोक मैनेजमेंट इन प्रेगनेंसी, और इसके साथ ही सारे इमेजिंग के टेस्ट हैं प्रेगनेंसी में। स्ट्रोक में कब आपने MRI कराना है, कब CT कराना है, या कंट्रास्ट के साथ या कंट्रास्ट के साथ नहीं। फिर MS, फिर हेडेक इन प्रेगनेंसी, फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, फिर ब्रेस्ट कैंसर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिकल सेल, बीटा, अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज, फिर VT की 2 गाइडलाइंस और एक टोक, फिर इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जाइंट गाइडलाइन इन सारे आपके सिलेबस में सबसे बड़ी गाइडलाइन यही है। फिर प्रेगनेंसी में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ITP, फिर हाइपरटेंशन, फिर पोस्टपार्टम हाइपरटेंशन का टोक आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है, एक टेबल काफी है इसका। फिर एक्यूट MI कैसे मैनेज करना, काफी एग्जाम में आता है। फिर पोस्ट टैकिकार्डिया सिंड्रोम अभी तक FCPS में नहीं आया, ठीक है, तो इसका आ चुका है, बट अगर करेंगे भी तो एक टेबल इस करना है इसका। कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड हार्ट डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। PCM डबल इंपॉर्टेंट। bronchial asthma triple important. Cystic fibrosis not that much important. Inflammatory bowel disease only drugs safe in pregnancy or not. इसी तरह की pancreatitis only investigation in pregnancy and management. Constipation in pregnancy only drugs. Acute appendicitis very very important in pregnancy, ठीक है। फिर solid organ transplant very important. फिर acute kidney injury very important. फिर chronic kidney disease CKD is very important and their drugs as well. फिर
इसके बाद ओब्स कोली वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर स्किन eruptions ड्यूरिंग अदर डर्माटोसिस पिटोक आर्टिकल ओनली टेबल, थायराइड डिसऑर्डर इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 16 पे बायोलॉजिक्स हैं प्रेगनेंसी में जो आप देख सकते हैं कब देने हैं बेसिकली इस ट्राइमेस्टर में, फिर SLE की ड्रग्स ओनली ड्रग्स, फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की गाइडलाइंस, और हमने SOD की भी करनी। तो दिस इज एंटायर योर मैटरनल मेडिसिन 10 दिन हम देंगे, और 10 दिन में क्या करना है 16 गाइडलाइंस करनी, ठीक है। और इसका सेशन कितना होगा, इसके तीन सेशंस होंगे विद मी, एंड आई विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में जैसे आते हैं, जो एग्जाम आपके जो वो पूछना चाहते हैं, जो आप मिस नहीं कर सकते, और बाकी जो फजूल चीजें हैं तो वो मैं वी विल स्किप। और वो इतनी फजूल होती हैं कि अगर वो अब एग्जाम में आ भी जाती हैं तो यू कैन दैट सिंपल यू कैन इजीली डू दैट। आफ्टर दिस लेबर एंड डिलीवरी एंड इसके 7 टॉपिक्स, एंटीपार्टम एंड पोस्टपार्टम ओब्स इमरजेंसीज इसके 13 टॉपिक्स, पोस्टपार्टम मॉड्यूल के अगेन 18 टॉपिक्स, एंड देन सर्जरी बेसिक सर्जिकल स्किल्स एंड सर्जिकल एंड पोस्ट ऑप केयर के अगेन 12 टॉपिक्स हैं, और फिर क्लिनिकल गवर्नेंस के। क्लिनिकल गवर्नेंस को मैं हमेशा लाइट ही लेती थी फॉर FCPS बिफोर 2023, ये आता नहीं था, बट 2023 के बाद हर पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं इससे, कंसेंट पे ऑडिट पे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अलग से करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, और इनफैक्ट इन योर टॉक्स एज वेल, लाइक एक पेशेंट बच्ची आ गई 17 साल की डाउन, उसकी आपने हिस्टेक्टमी कैसे करनी है, ऑब्वियसली एक एथिकल इश्यूज है, उसकी कंसेंट कैसे लेनी है, तो ये हमारा हैंड हो जाएगा। और ये सारे टॉपिक्स आर डूएबल, बहुत सारे लग रहे हैं, काउंट करोगे तो आपको ये तो 5 महीने में नहीं होने वाले हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, स्टे विद मी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से कुछ नहीं करना, सिर्फ टेबल्स करनी है, ठीक है, इन दैट वे वो भी टॉपिक तो ना होगा ना, चिल पे। अब कुछ आपकी क्वेश्चंस थ्योरीज, नो क्वेश्चन, समझ आ गया या बिल्कुल नहीं आया, ये सोच रहे हो कि ये कुछ सोच रहे हो तो शेयर विद मी, टेल मी वेयर यू आर फीलिंग। वालेकुम सलाम जी, शाज़िया। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये जो आपने वालेकुम मॉड्यूल सलाम। बताए हैं, क्या इसका रफली एस्टीमेट है हमारे पास कि हम कौन सा मॉड्यूल कितने डेज में करेंगे? हाँ बिल्कुल, जो लॉन्ग मॉड्यूल्स है जैसे कि मेडिकल डिसऑर्डर, ये हम 10 डेज में करेंगे, बाकी ऑन एवरेज हर मॉड्यूल 1 वीक में, और कुछ मॉड्यूल्स हैं जो कि 3-4 दिन में हो जाएंगे, जैसे ऑन्कोलॉजी है या काउंटरसेप्शन है, छोटे मॉड्यूल्स है, इनफर्टिलिटी है, छोटा मॉड्यूल है। तो अगर कुछ मॉड्यूल्स बड़े मॉड्यूल्स हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ टाइम देंगे, छोटे मॉड्यूल्स को हम अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ टाइम देंगे, बट ओवरऑल aim is that कि 3.5 months maximum we will cover in that syllabus, and then you people can revise. तो बता दिए जो मॉड्यूल वाइज टॉक इम्पोर्टेंट थे ना, वो मैंने साथ साथ बता दिए हैं कि इस मॉड्यूल में जैसे कि आप देखिए ना, अगर मैं जनरल गायनी का मॉड्यूल है, इसमें जो टॉक आर्टिकल्स हैं तो वो साथ साथ लिखे हुए हैं, एडिनो का भी टॉक है, फाइब्राइड का भी टॉक है, यूट्राइन एनोमलीज का भी टॉक है, प्राइमरी मेनोरिया का भी टॉक है, ओवेरियन टॉर्जन का भी टॉक है, और ओवेरियन टॉर्जन या कॉम्प्लिकेशंस इनसाइड प्रेगनेंसी का भी टॉक है। तो बेसिकली जनरल गायनी तो फुल ऑफ टॉक आर्टिकल है, एक दो इसमें आप GDG और नाइस की गाइडलाइन देखेंगे, एक ठीक है वहाँ पे। ओके, चलिए, any question I will wait for 1 or 2 minutes, फिर I will assume कि आपको समझ आ गया कैसे करना है, सिलेबस भी, बुक्स भी, मॉड्यूल्स भी, VN स्टाइल भी, हाउ टू मेक नोट्स एज वेल, ठीक है। I will wait for 1 or 2 minutes, then I will end the session. Okay. नोट्स बनाने में मजीद हेल्प मिलेगी एट द एंड ऑफ ईच सेशन, यस डेफिनेटली एट द एंड ऑफ ईच सेशन आई विल टेल यू कि इस पूरे मॉड्यूल में
कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है. आई विल गिव दैट स्लाइड एज वेल. मुझे ना वैसे डॉक्टर्स को ये बताना मुश्किल लगता है कि हाउ टू टेक द नोट्स. सारी उम्र आपकी नोट्स के अराउंड ही तो गुजरी है, सिंस फ्रॉम मैट्रिक, एफएससी की, एमबीबीएस. आपसे अच्छा कौन जानता है हाउ टू मेक नोट्स. सेशन टाइमिंग्स मैं दोपहर में लूंगी. नाइट टाइम फॉर माय फैमिली. छोटे बच्चे हैं तो मुश्किल हो जाता है. अभी बैठे हुए हैं, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, बैठे मुझे देख रहे हैं और यूट्यूब पे लगे हुए हैं, तो बड़ा मेरा दिल खराब होता है. आई विल ट्राई कि 3 बजे स्टार्ट करें तो मगरिब से पहले पहले छोटी छोटी ब्रेक्स लेके मॉड्यूल कंप्लीट कर ले. नहीं कंप्लीट होगा नेक्स्ट डे कर लो, बट कांट टेक सेशंस एट नाइट. डेली सेशन नहीं होगा, लाइव सेशंस का प्लानर होगा. लाइक मुझे पता है कि मैं जो मेरे टॉक्स की क्लासेस हैं वो मंडे को, थर्सडे को होती हैं. MRCG 1 की वेडनेसडे को है, MRCG 2 की आई विल प्लान ऑन वीकेंड्स. सो फॉर यू पीपल माइट प्रोबेबली मेरे पास ट्यूसडे होगा या फ्राइडे होगा, तो अकॉर्डिंगली मैं फिर लाइव सेशंस आपको उसका स्केड्यूल दूंगी. रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली अवेलेबल होगी. आप इतने, आपका कोई 60 का बैच है, अभी आप लोग 60 हो ना अप्रोक्सीमेटली FCPS के फैब ग्रुप में, तो इसमें से ज्वाइन कितने लोगों ने किया है, यू कैन सी. तो बाकी लोग अब रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो इट्स नॉट फिजिबल फॉर एवरीवन टू ज्वाइन लाइव सेशन. तो रिकॉर्डिंग इज अ मस्ट, नो वरीज. सेशन के अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर के बाद रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी. नो वरीज खतीजा. अच्छा, अभी सारे सेशन के कुछ आपने टेक होम मैसेजेस तो लिए होंगे ना. टेक होम मैसेज क्या है कि ये इन 5 months में कोई एक्स्ट्रा दुश्मनी नहीं पालनी. बी पॉजिटिव. हाँ, सबको माफी है. हाँ, माफी आम, क्योंकि डॉन इज बिजी इन एग्जाम. सही. अच्छा, उसके बाद एक एक मिनट चोरी करना है. देखो, आप सब में से प्रोबेबली फैमिली वे में होंगे और बच्चे हैं, नई भी शादी हुई, अपने घर की और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये तो चलता रहेगा. जिंदगी में सुकून कभी भी नहीं आता. ठीक है, कभी नहीं आना. हर आने वाला दिन चैलेंजिंग है. मुझे लगता था FSC कर लूंगी ना, डॉक्टर बन जाऊंगी, सुकून है. फिर मुझे लगा MBBS कर लूंगी तो सुकून है. मुझे लगा पार्ट 1 हो जाएगा तो सुकून है. आई देन रियलाइज नहीं, ट्रेनिंग मिल जाएगा तो सुकून है. तो ट्रेनिंग भी हो गई, फिर नहीं पार्ट 2 तो नहीं हो रहा. पार्ट 2 होगा तो फिर सुकून है. पार्ट 2 भी हो गया. इट हैज बीन नाउ 5 almost 6 years or 5 years. और सुकून तो मुझे नहीं मिला अभी तक. तो वो कभी भी नहीं मिलना. अब मुझे अब रियलाइज हुआ है कि जो है, जैसे है, जहाँ है, आपने उसी एटमॉस्फेयर में और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के साथ सरवाइव करना है और बेस्ट यूटिलाइज करना है. डोंट वेट फॉर फ्यूचर एंड डोंट वेट फॉर टुमारो. ठीक है. तो टेक होम मैसेज दूसरा क्या है कि स्टोर ईच एंड एवरी पॉसिबल मिनट या मैं से कहूँ सेकंड ईच डे. और कुछ दिन अच्छे नहीं गुजरेंगे, कुछ दिन द वे यू हैव प्लान्ड वो ऐसा नहीं होगा. ठीक है. PMS वालों को मैं बता रही हूँ, नहीं होगा ऐसे. अपने आप को इतना टफ टाइम मत दो, इतने टफ चैलेंजेस मत दो. डूएबल टास्क दो जो कर सकते हो. ठीक है. मेरी एक कैंडिडेट है, अभी पेपर दिया, भी पास, रिजल्ट का मुझे नहीं पता क्या करके आएगी. उसने कहा मैडम मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, मैं पढ़ ही नहीं सकती. मुझे पता है मैं पढ़ ही नहीं सकती. ये जो आप बताइए ना गाइडलाइन फलाने ढमकाने, ये बातें मुझे नहीं समझ आ रही. मैंने आपको सुना है बस, सेशंस आपके, ये जो आपके लंबे लंबे सेशंस हैं मॉड्यूल्स के या टॉपिक्स के, और इनको सुना है मैंने, फिर मैंने दोबारा सुना है 2x पे लगा के. ठीक है. और फिर इनके जो है ना, मैंने स्क्रीनशॉट लिए डल्ले से. यूट्यूब पे हो जाते हैं वरना तो रिस्ट्रिक्शन होती है.
और फिर इनको जैसे आपने बोला था मैं फोल्डर में डाल दूं, मैंने अपने फोल्डर में डाल दिया और मैंने मैडम को प्रिंट भी नहीं लिया इनका। अब मैंने आपको 2 दफा सुन के तीसरी दफा इनको यहाँ से पढ़ लिया है, क्या मैं पास हो जाऊंगी? मैंने कहा हो जाओगी। अब रिजल्ट के बाद उसने कहा कि क्या कहा उसने, मैं देखती हूँ मेरा खुला है कि नहीं। तो कर आई है पेपर, जो बता रही थी कि आई वाज सेटिस्फाइड। ठीक है। अमन मामा को मोबाइल देना, बस एक मिनट। तो एक फीडबैक ये था, दूसरा दूसरा ये था, और भी काफी हैं, बट एनीवेज लीव इट। तो मैं कहाँ थी, टेक होम मैसेजेस पे थी मैं। तो हाँ, तो टेक होम मैसेज क्या है, 5 मंथ्स में बी पॉजिटिव। ठीक है, कोई किसी से दुश्मनी नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, ना नेगेटिव लोगों के पास बैठना, अपना हर सेकंड और मिनट आपने चोरी करना है और कुछ करना है। आपने जो डिसाइड किया था वो नहीं हुआ, इसके रिवेंज में वो इंटायर डे ना बर्बाद करें। ठीक है, डूएबल अपने गोल्स बनाएं, और डूइंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लिसन मी ट्वाइस, दिस इज द मिनिमम। और सेम फॉर क्रैश कोर्स, मैं जब आपको मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स हम करेंगे क्रैश कोर्स पे, अगर आप बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते जस्ट लिसन मी। तो listening me is important, I guarantee you, if you are listening me honestly and आप कोड कर रहे हैं जो चीजें मैं बता रही हूँ, तो जो 75% लेना होता है ना पेपर में, आपको ले सकते हैं। मतलब आई नो दिस इज अ ह्यूज स्टेटमेंट, बट आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज मेरे पास मतलब 5 ईयर से मैं इस एग्जाम को देख रही हूँ, तो अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि इसको पास कैसे करना है, कैसे करवाना है। तो अगर आप मुझे ही सुन लें तो दिस इज द मिनिमम। अच्छा, और क्या टेक होम मैसेज है, आप बताएं। नोट्स कैसे बनाने हैं, थर्ड एंड लास्ट टेक होम मैसेज ये है कि अपने अच्छे हाई क्वालिटी नोट्स पे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे आज से काम शुरू करना है। ठीक है, एंड दिस इज नॉट ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक दिन में तो नहीं होगा, बट स्टार्ट कर देना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बड़ी जहाद है, यू हैव स्टार्टेड टू प्रिपेयर एंड टू मेक द नोट्स। ओके, चले, नो अदर क्वेश्चन नाउ। Thank you. Okay, you want to go now? Okay. Thank you, everyone. चलें, see you in medical disorder. क्या कहते हैं, चकदे फटते। Definitely, inshallah. Okay.